बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर 21 है और इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है अर्थ एनवायरमेंटल स्फीयर्स। अर्थ एनवायरमेंटल स्फीयर के अंदर जो आपका सिलेबस है उसमें 4 स्फीयर दिए गए हैं, जिनमें पहला स्फीयर द एटमॉस्फेयर है, दूसरा स्फीयर हाइड्रोस्फीयर है, तीसरा लिथोस्फीयर है और चौथा बायोस्फीयर है। तो आपके सिलेबस में ये चारों स्फीयर दिए हुए हैं। इन स्फीयर्स में से आज जो पहला लेक्चर है हमारा वो हम एटमॉस्फेयर पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है और ये लफ्ज़ किन लफ्ज़ों का मजमूआ है। एटमॉस्फेयर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एटमो एंड स्फीयर। ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक वर्ड जो है ये एटमो है और दूसरा स्फीयर है। एटमो इज़ द कंबाइनिंग फॉर्म यूज्ड लाइक अ प्रीफिक्स मींस एयर। और जब भी हम एटमो को यूज़ करते हैं तो ये प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ होता है और इसका मतलब है एयर या हवा। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन साइंटिफिक टर्म्स स्पेशली इन मीटरोलॉजी। और ख़ास तौर पर ये मीटरोलॉजी में साइंटिफिक टर्म्स है और ये मीटरोलॉजी में यूज़ होती है। एटमो कम्स फ्रॉम ग्रीक एटमोस मीन्स स्मोक और वेपर। जो ग्रीक वर्ड है एटमोस, ये रूट है इसका वर्ड एटमो का जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं और इससे मुराद है स्मोक या वेपर्स। एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स दैट फीचर्स इन कंबाइनिंग फ्रॉम एटमो। तो एटमो से जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर टेक्निकली रेफर्स टू द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ। और एटमॉस्फेयर जो टेक्निकली लफ्ज़ बोला जाता है ये उन गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद हैं या जिन्होंने ज़मीन को सराउंड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एटम्स मीन्स स्मोक और वेपर। द सेकंड पार्ट स्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक सफायरा मीन्स बॉल। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर का वर्ड हम यूज़ करते हैं इसको अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है वेपर बॉल्स। और ये वेपर बॉल्स उनको कहा जाता है जो गैसेस इस वक्त हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जिन्होंने एक हाला बनाया हुआ है, एक सराउंडिंग बनाई हुई है, ज़मीन को उन्होंने एनवेल्प किया हुआ है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। उन गैसेस को जिन गैसेस ने ज़मीन के इर्द गिर्द एक एनवेलप बना के ज़मीन को सराउंड किया हुआ है, उन गैसेस को जो टेक्निकल नाम हमने दिया हुआ है वो है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स ऑल दोज गैसेस विच हैज़ एनवेलप्ड आर सराउंडेड आवर अर्थ। तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू मोर देन 10,000 किलोमीटर्स अबव द प्लैनेट। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन के इर्द गिर्द ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक का वो एरिया है जिसने ज़मीन को सराउंड किया हुआ है और जिसके अंदर गैसेस मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। दीज 10,000 किलोमीटर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। इस 10,000 किलोमीटर के फासले को या एरिए को हमने 5 मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है जिसको हम कहते हैं दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फ्रॉम द बॉटम लेयर टू द टॉप द एयर इन ईच हैज़ द सेम कंपोजिशन। अब जो सबसे नज़दीक लेयर है हमारी ज़मीन की उसमें और जब से आखिरी जो लेयर है जो 10,000 किलोमीटर तक जाती है उसमें जो हमारी हवा के अंदर गैसेस हैं या एयर है इसकी कंपोजिशन तमाम लेयर्स में एक जैसी है। लेकिन जो लेयर ज़मीन के करीब हैं उसमें मॉलिक्यूल जो हैं इसके ये टाइटली पैक्ड हैं और जैसे जैसे लेयर्स ऊपर जा रही हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है ये मॉलिक्यूल जो है वो लूजली पैक होना शुरू हो जाते हैं और जो आखिरी लेयर है उसमें ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दूर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इसकी एयर की कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन एक ही तरह की है, उसमें मॉलिक्यूल्स की रेशो एक ही तरह की रहती है। जो 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उसमें से सबसे पहली लेयर जो ज़मीन से ही शुरू हो जाती है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ट्रोपोस्फियर ये 8 किलोमीटर ऊपर तक है और इक्वेटर पे इसकी जो हाइट है ये 14 किलोमीटर तक की है। तो ये ट्रोपोस्फियर
जमीन के इर्द गिर्द जो पहला लेयर है इसका, वो 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के फासले तक है। उसके बाद दूसरा स्फीयर जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, ये 14 से 64 किलोमीटर तक है। तीसरा स्फीयर इज मेसोस्फीयर और ये 64 से 85 किलोमीटर तक है। और चौथा जो है दैट इज थर्मोस्फीयर, ये 85 से 600 किलोमीटर तक है। और आखिरी वाला जो है ये एक्सोस्फीयर है, ये 600 किलोमीटर से शुरू होता है और ये 10,000 किलोमीटर तक जाता है। और एक्सोस्फीयर के बाद फिर स्पेस शुरू हो जाता है। इन 5 लेयर्स के साथ एक और एडिशनल लेयर भी है जिसको आइनोस्फीयर कहते हैं। वो अलग से लेयर नहीं है, वो स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के दोनों एरियाज के ऊपर एक ज्वाइन करती हुई लेयर है जहां पे आइंस मौजूद हैं, तो उसको हम आइनोस्फीयर कहते हैं। ये मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के आखिर में आइनोस्फीयर के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड स्फीयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, वो ये 5 ही हैं, जिसमें ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर है। अब इस हर स्फीयर के अपने अपने अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं और अपने अपने अलग फंक्शंस हैं। उनको हम समझते हैं कि ये लेयर्स हमारी एटमॉस्फेयर में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती। इनको समझने से पहले एक और पॉइंट आप समझ लें कि जहां पे एक स्फीयर खत्म होता है और दूसरा स्फीयर शुरू होता है, तो उसके दरमियान वाला जो एरिया है उसके लिए साइंटिस्ट ने टिपिकली स्पेशल नाम रखे हुए हैं उन एरियाज के। जैसे ट्रोपोस्फियर जहां पे खत्म होता है और जहां पे स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, वो इलाका यहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर खत्म होता है। ये वाला जो दरमियान वाला एरिया इन दोनों स्फीयर्स के अंदर है, इसको ट्रोपोपास कहते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के दरमियान वाला एरिया है उसको स्ट्रेटोपास कहते हैं। जो मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के दरमियान वाला एरिया है इसको हम कहते हैं मेसोपास। और जो थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के दरमियान वाला एरिया है इसको हम कहते हैं थर्मोपास। और एक्सोस्फियर चूंकि सबसे आखिर में है इसलिए ये इसके बाद इट फेड्स आउट इन दी स्पेस। यहां से आगे एक्सोस्फियर जब हम क्रॉस करके आगे जाते हैं तो वहां से स्पेस शुरू हो जाती है। और ये कोई टिपिकल एरिया नहीं है कि एकदम स्पेस शुरू हो जाए, ये ग्रेजुअली फेड आउट होता है और उसके बाद ये आगे स्पेस शुरू हो जाती है। तो ये वो एरियाज हैं जो जिनको हम एटमॉस्फेरिक बाउंड्रीज कहते हैं। और ये तमाम जितने भी लेयर्स हैं, जब एक लेयर खत्म होती है उसके बाद दूसरी लेयर खत्म होती है, तो ये अचानक खत्म नहीं हो जाती या अचानक लेयर शुरू नहीं हो जाती। उसके दरमियान में जो एरिया है उसको जो है वो नाम दिया हुआ है। और जो लेयर खत्म होती है उस लेयर के नाम के साथ पास लगा के ये नाम बनाए गए हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर यहां खत्म होगी वो, और जहां पे स्ट्रेटोस्फियर खत्म होगी वो स्ट्रेटोपास है, जहां पे मेसोस्फियर खत्म होगी वो मेसोपास है, और जहां थर्मोस्फियर खत्म होगी वो थर्मोपास है। ये इसका पिक्टोरियल डायग्राम है, इसमें समझने में आपको आसानी होगी कि ये एरिया जो है ये हमारा ये अर्थ है और ये पहली उसकी स्फीयर है या लेयर है जो जमीन के इर्द गिर्द है, ये ट्रोपोस्फियर है। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये 8 किलोमीटर दूर है और इक्वेटर्स के ऊपर इसकी जो हाइट है वो 14 किलोमीटर है। इसके बाद अगली जो है लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फियर, और उसके बाद तीसरी लेयर इज मेसोस्फियर, चौथी लेयर इज थर्मोस्फियर और आखिरी इज ये इसकी जो है एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर के बाद ये वाला जो एरिया है ये स्पेस है, ये स्पेस है। इसके बाद जो है यहां से इस स्पेस के बाद ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाती है, एक्सोस्फियर तक ग्रेविटेशनल पुल जो है ये असरअंदाज होती है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और जो स्पेस है उसमें जाके फिर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे खत्म हो जाती है। अब इन तमाम जो हमारी लेयर्स हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं और इनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है वो पहली लेयर है और इसको हम होम भी कहते हैं, वी कॉल होम। ये वो लेयर है जहां जिसके अंदर हम रहते हैं। ये जमीन के क्रस्ट से शुरू हो जाती है और ये 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर ऊपर तक ये जाती है। और इसी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए है कि इसी के अंदर लाइफ है। आपके ट्रोपोस्फियर के बाहर लाइफ नहीं है। क्लोजेस्ट
टू द सरफेस ऑफ द अर्थ वी हैव द ट्रोपोस्फियर। ये हमारी पहली लेयर है जो जमीन के से शुरू होती है और 8 से आगे शुरू होती है। ट्रोपो मीन्स चेंज। अब ट्रोपोस का जो लफ्ज हम यूज करते हैं स्फीयर से पहले, इसका लफ्जी मतलब है चेंज। दिस लेयर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वेदर दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मिक्सिंग अप द गैसेस इन दिस पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ये इसलिए इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, कि यहाँ पे सारा वेदर इसी स्फीयर के अंदर मौजूद है, इसी लेयर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा वेदर कहीं नहीं है। इसी के अंदर जितने भी आपकी चेंजेस आनी है वेदर के अंदर, वो इसी लेयर के अंदर आती हैं। इसलिए इसको ट्रोपोस्फियर का नाम दिया गया है। ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस टू बिटवीन 8 to 14 किलोमीटर। तो ये इसका जो सरफेस से 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक ये ऊपर ये ट्रोपोस्फियर जाती है। दिस लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स एट द ग्राउंड एंड एक्सटेंड 14 किलोमीटर अप टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे इसका जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है। अदरवाइज इसका जो डिस्टेंस है ये एवरेज डिस्टेंस जो है, या बाज़ जगहों पे ये 8 किलोमीटर भी है। द ट्रोपोस्फियर होल्ड्स नियरली ऑल अर्थ्स वाटर वेपर्स। जितने भी बुखारात हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये इसी स्फीयर के अंदर है। इससे ऊपर जो है वो वाटर वेपर्स नहीं है। इट्स वेयर मोस्ट क्लाउड्स राइड द विंड्स एंड वेयर वेदर अकर्स। इसी लेयर के अंदर जो है वो आपको बादल उड़ते नजर आएंगे, इसी लेयर के अंदर हवाएं चलती नजर आएंगी, इसी लेयर के अंदर वेदर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। वाटर वेपर्स एंड एयर कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट इन टर्बुलेंट कन्वेक्शन करंट्स। और इसमें ये वाटर वेपर्स जो हैं या हवा जो है, ये इसी लेयर के अंदर बड़ी तेजी से आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती हुई या सर्कुलेट होती हुई मिलेगी। द ट्रोपोस्फियर ऑल्सो is for the densest layer. It contains as much as 80% of the mass of the whole atmosphere. The further up we go in the layer, the colder it gets. अब जितनी भी हमारी इसमें हवा है, जितनी भी एयर है, जितनी भी गैसेस हैं, ये सारी इसका 80% जो है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर है। ये डेंसिएस्ट लेयर है जहाँ पे जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में और टाइटली पैक्ड हैं। और जिस जिस तरीके से हम ऊपर जाते जाएंगे, ये इसकी कॉम्बिनेशन जो है, डेंसिटी इसकी कम होती जाएगी गैसेस की। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वहाँ वहाँ टेम्परेचर उसका जो है वो कूल होता जाएगा। और हर 600 मीटर के ऊपर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ता जाएगा। तो इस स्फीयर के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा और वहां पे कोल्ड होती जाएगी। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपाज। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बाउंड्रीज के नाम है, जब एक लेयर चेंज होती है दूसरी लेयर शुरू होती है तो उसका फिर उसके बाउंड्री के साथ नाम के साथ पाज लगा के उस एरिया का नाम रखा हुआ है। जो गैसेस हैं यहाँ पे हमारे ट्रोपोस्फियर में, उसमें सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाने वाली जो है ये नाइट्रोजन है। और ये 78% जो है 78.084% जो है दैट इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे अबंडेंस में पाई जाने वाली गैस है जो हमारी एटमॉस्फेयर में है। दूसरे नंबर पे जो है ये ऑक्सीजन है जो 20.946 है। और आर्गॉन तीसरे नंबर पे है जो 0.9340% है। और चौथे नंबर पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.0415 है। तो ये बहुत थोड़ी मिकदार में है, लेकिन जैसे जैसे हम कंबस्शन करते हैं, फॉसल फ्यूल जलाते हैं, तो इसकी ये रेशियो जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बाकी गैसेस जो हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में हैं, जिसमें नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है और क्रिप्टॉन है। तो यहाँ तक जो 4 गैसेस हैं, ये वो गैसेस हैं जो अबंडेंस में पाई जाती हैं, और ये वो गैसेस हैं जो बहुत थोड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है और क्रिप्टॉन सबसे कम पाई जाने वाली गैस है। अब अगला स्फीयर जो है वो दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर दूसरा स्फीयर है और ये 14 किलोमीटर से लेके 64 किलोमीटर तक ऊपर है। द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो सिंपली मीन्स लेयर और लेवल।
lies between the earth's weather and mostly changes very little. तो ये दूसरी लेयर है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और स्ट्रेटो का लफ्जी मतलब जो है वो लेयर है। तो ये वो लेयर है जहां पे वेदर जो है वो बहुत कम चेंज होता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसके अंदर तब्दीली नहीं आती, वेदर की तब्दीली नहीं आती। द स्ट्रेटोस्फीयर इज वेरी ड्राई, तो क्लाउड्स रेयरली फॉर्म हियर। यहाँ पे बादल नहीं बनते, यहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत कम मिकदार में है, तो इसलिए ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये ड्राई है। और स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे बड़ी खासियत ये है, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन। यहाँ पे ओजोन है, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। ट्रिपलेट मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम 3 ऑक्सीजन आइटम्स, और ये जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जब आप मिल जाते हैं तो ये ओजोन बन जाती है। नॉर्मली तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जब इसने कंबाइन ओजोन के अगर 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाए, ऑक्सीजन के अगर 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाए तो ये ओजोन बना देते हैं। तो जो हमारे पास ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद है। एट दिस एलिवेशन ओजोन प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ये ओजोन लेयर जो है ये हमें सूरज की तरफ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है ये उनको स्टॉप करती है, उनको जमीन तक नहीं आने देती, और इस वजह से हमारे पास हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से निकलती हैं वो हमारे पास नहीं आती, क्योंकि ये ओजोन उनको रोक लेता है। इट इज वेरी स्टेबल लेयर, ये लेयर बहुत स्टेबल है विद लिटिल सर्कुलेशन। यहाँ पे हवा बहुत कम चलती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है, और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये मौजूद नहीं होती। वहां पे हवा ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ नहीं चलती, वहां पे वो स्टेबल होती है। फॉर दिस रीजन कमर्शियल एयरलाइंस टेंड टू फ्लाई इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर टू कीप फ्लाइट स्मूथ। तो इसलिए जितने भी हमारे कमर्शियल एयरलाइंस हैं इनके जहाज जो हैं ये 14 किलोमीटर की हाइट से ऊपर उड़ते हैं, ताकि वो उनको सर्कुलेशन का सामना ना करना पड़े और उनको एयर पॉकेट्स ना मिले और उनकी फ्लाइट जो है वो स्मूथ हो। तो इसलिए ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये कमर्शियल एयरलाइंस के फ्लाई करने के लिए इसकी जो इसका लेयर का जो निचला हिस्सा है, लोअर लेयर है इसकी, वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। देयर इज लैक ऑफ वर्टिकल मूवमेंट इन द एटमॉस्फेयर, in the stratosphere. Particles remain suspended there, including aerosol particles, short keywords by volcanic eruption and even smoke from the wildfire. तो इसलिए अगर वहां पे हमारी जमीन के ऊपर अगर वोल्केनो इरप्शन हो और वहां से धुआं निकले, या वाइल्ड फायर हो और वहां से धुआं निकले, तो ये धुएं के जो एरोसोल्स हैं या एरोसोल पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं। ये 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर तक, 14 किलोमीटर ऊपर तक जाके ये स्ट्रेटोस्फीयर में दाखिल हो जाते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ये वहां पे फजा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं। वहां चूंकि हवा नहीं चलती ज्यादा, इसलिए वो हवा इसको इधर उधर लेके नहीं जा सकती। जिस जगह ये वहां पहुंच जाते हैं वहां पे ये हवा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं और फिर वहां पे ये सस्पेंड रहते हैं। इसलिए दुनिया पे की जाने वाली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां से बहुत ज्यादा स्मोक अमिट हो, या वोल्केनिक इरप्शन हो, या वाइल्ड फायर हो, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये वहां जाके स्ट्रेटोस्फीयर में सस्पेंड हो जाते हैं या मौलक हो जाते हैं। दिस लेयर हैज अकमुलेटेड पोल्यूटेंट सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहां जाके जमा हो जाते हैं, विच कैन डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, थिनिंग इट ग्रेटली। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो दुनिया से हम अमिट करते हैं ये भी स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, और वहां जाके ये फिर हमारी जो ओजोन लेयर है इसको डैमेज करते हैं, इसको थिन कर देते हैं। एयर इज ओनली 1000 एज डेंस एज द अर्थ सरफेस। तो जितनी हमारी एयर हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी डेंस होती है, वहां स्ट्रेटोस्फीयर में उसका 1000वां हिस्सा डेंस रह जाती है, यानी बहुत कम डेंस रह जाती है वहां पे। बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर इज स्ट्रेटोपास। तो ये जब एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चेंज होता है, स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है, मेसोस्फीयर शुरू होता है, तो वहां जो दरमियानी इसका इलाका है उसको स्ट्रेटोपास कहते हैं। अब ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि ये एरिया जो है हमारा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज द ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर के अंदर
ये 10 किलोमीटर तक, 8 से 14 किलोमीटर तक का एरिया है। यहाँ तक ये एरिया इक्वेटर पे ये 14 किलोमीटर तक है और बाकी जगहों पे ये 8 से थोड़ा आगे पीछे 8 से 9 किलोमीटर के दरमियान है। तो इसके अंदर ये, अब ये अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट देखें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट ये है, तो ये माउंट एवरेस्ट की हाइट जैसा है। इसके अंदर ये आपके क्लाउड्स हैं सारे और स्ट्रेटोकुमुलस क्लाउड्स हैं, इसके अंदर आपके बाकी क्लाउड्स हैं और ये फ़ज़ा जो है हमारी, हवा जो है या इसमें गैसेस हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है और वो टाइटली पैक्ड हैं वो इस एरिया के अंदर है। उसके बाद ये अगला जो लेयर आ जाती है हमारी, ये स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में चूंकि हवा ज़्यादा नहीं चलती, इसलिए एक तो यहाँ वेदर बैलून्स यहाँ रह के वो हमें तमाम सिग्नल भेजते हैं। इसके अंदर स्काई प्लेन्स इसके अंदर बड़ी स्मूथली मूव करते हैं। ये जो कमर्शियल जेट्स हैं ये इस लेयर के आसपास, यहाँ पे ये ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, इसके आसपास रहते हैं क्योंकि यहाँ जेट स्ट्रीम्स कम होती हैं। तो ओजोन लेयर जो है हमारी ये इस हाइट के ऊपर है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है इन दोनों लेयर्स। इसके बाद तीसरी लेयर जो है हमारे पास, दैट इज मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो है ये 64 किलोमीटर से 84 किलोमीटर तक है। मेसो मीन्स मिडल, ये क्योंकि मिडल में आती है, तो टोटल 5 लेयर्स हैं, ये तीसरी लेयर है, तो ये दोनों तरफ से मिडल में आती है, इसलिए इसका नाम मेसोस्फियर रखा गया है। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इन विच द गैसेज आर ऑल मिक्सड अप rather than being layered by their mass. Airplanes and research balloons don't operate this high and the satellites orbit higher up. तो यहाँ पे एयर बैलून यहाँ तक नहीं जा सकते, एरोप्लेन्स वहाँ तक नहीं जा सकते, वो इससे नीचे नीचे रहते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर नहीं जा सकते एरोप्लेन जितने भी हैं, तो उससे कम कम ही रहते हैं। और इसके अंदर जो है वो सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो इस एरिया के अंदर रहते हैं क्योंकि ये एरिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। मेसोस्फीयर में दूसरी एक और बड़ी एक्टिविटी हो रही होती है कि जो मेटियोर्स हैं वो यहाँ पे बर्न होते हैं। जो शाब साकिब हैं वो यहाँ इस एरिया के, तो इसलिए वहाँ पे ये इनकी बर्निंग ज़्यादा होती है। नियर द टॉप ऑफ दिस लेयर temperature drops to the lowest in the Earth's atmosphere about -90 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो -90 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है। मेसोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज करमान लाइन। ये एक हंगेरियन फिजिस्ट था जिसने ये मेसोपॉज जो है वो उसको डिस्कवर किया था, तो उसके नाम के ऊपर उन्होंने इसका नाम करमान लाइन रख दिया है। He was looking to determine the lower edge of the outer space. वो outer space का lower edge ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते उसने ये मेसोपास डिस्कवर कर ली, इसलिए उसके नाम पे इसको करमान लाइन भी कहते हैं। The isosphere is a zone of charged particle that extends from the upper stratosphere or lower mesosphere all the way to the exosphere. तो यहाँ शुरू में मैंने एक बताया था कि एक और लेयर भी है जिसको आइनोस्फीयर कहते हैं। तो ये लेयर जो है ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर से शुरू होती है और ये एक्सोस्फीयर तक जाती है। इसकी 3 लेयर्स में है ये, इसकी मैं अगली स्लाइड पे आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये मेसोस्फीयर के अंदर भी मौजूद है। स्ट्रेटोस्फीयर से शुरू होती है और एक्सोस्फीयर तक जाती है। आइनोस्फीयर इज एबल टू रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। ये आइनोस्फीयर जो है ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, रेडियो सैटेलाइट्स हैं, ये इस मेसोस्फीयर के अंदर मौजूद हैं। मेसोस्फीयर जो है वहाँ पे आइडियल सिचुएशन है कि ये टेलीकम्युनिकेशन वेव्स जो हैं वहाँ से ये ज़मीन तक भेजी जा सकती हैं, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर आपके जो रेडियो टेली सिग्नल जो हैं उनके लिए इस स्फीयर को यूज़ किया जाता है। द लाइन मार्किंग द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोपास। तो मेसोस्फीयर के बाद अगला स्फीयर जो है ये थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर जो है ये 85 किलोमीटर से शुरू होता है और 600 किलोमीटर तक जाता है। ये बहुत लंबा अरसा है, 85 से लेके 600 किलोमीटर तक का, जबकि पहले जो 3 स्फीयर हैं ये टोटल मिला के 85 किलोमीटर का फासला है इनका, और जो थर्मोस्फीयर अकेला है ये 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक का है। थर्मो
का लफ्ज़ जो है वो हीट के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मो मीन्स हीट। थर्मोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेडीली इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद हाइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसका नाम थर्मोस्फीयर रखा हुआ है। द लेयर ऑफ वेरी रेयर एयर अबव द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड द थर्मोस्फीयर। तो ये वो लेयर है जहाँ पे हवा बहुत रेयर है और हीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम थर्मोस्फीयर है। हाई एनर्जी एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड इन द थर्मोस्फीयर। इसका टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा है कि सूरज की तरफ से निकलने वाली एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस स्फीयर के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और इसको हम थर्मोस्फीयर्स कहते हैं। रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू हंड्रेड्स और एट टाइम थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। तो इसका टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका नाम थर्मोस्फीयर रखा हुआ है। However, the air in this layer is so thin that it would feel freeze cold to us. वहाँ पे एयर जो है वो बहुत थिन हो जाती है। In fact, the approximate boundary between the atmosphere and the outer space, known as the Kármán line, is in the thermosphere at an altitude of about 100 kilometers. और ये जो करमान लाइन है ये इसी थर्मोस्फीयर के अंदर है, जिसको हम कहते हैं कि ये 100 किलोमीटर के ऊपर वो लाइन है। मोस्ट सैटेलाइट एक्चुअली ऑर्बिट अर्थ विद इन दी थर्मोस्फीयर। ये सैटेलाइट जो है ज़मीन से हम छोड़ते हैं, जो टेलीविज़न के लिए नशरियात भेजते हैं या इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, ये सैटेलाइट जो है ये थर्मोस्फीयर के अंदर है, वहाँ से ये अपने तमाम सिग्नल्स भेजते हैं। वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एक्सर्ट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ दिस लेयर एंड द टेम्परेचर विद इन इट। तो ये ज़्यादातर जो है ये जितना भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जो है इस लेयर के अंदर छोड़ती हैं, जो टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती है। बिकॉज ऑफ दिस द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर कैन बी फाउंड एनीवेयर बिटवीन 500 to 100 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। तो ये थर्मोस्फीयर जो है मोस्टली ये 500 किलोमीटर से शुरू होता है और कुछ जगहों पे ये 600 किलोमीटर तक जाता है, कुछ जगहों पे 700 तक। तो मैक्सिमम जो इसकी डेंसिटी है वो 1000 किलोमीटर तक ये जाता है, उसके बाद ये थर्मोस्फीयर ख़त्म हो जाता है। टेम्परेचर इन द अपर थर्मोस्फीयर कैन रेंज फ्रॉम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आर हायर। तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम थर्मोस्फीयर रखा हुआ है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगली लेयर जो है और द लास्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ये 600 से शुरू होती है और ये 10,000 तक जाती है। द मीनिंग ऑफ एक्सो इज आउटसाइड। एक्सो का लफ्ज़ जो है ये आउटर के लिए या आउटसाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस स्फीयर का नाम एक्सोस्फीयर रखा है कि ये आउटसाइड पे है, सबसे आखिरी लेयर है, इसलिए इसका नाम एक्सोस्फीयर रखा गया है। द एक्सोस्फीयर इज अ थिन एटमोस्फीयर लाइक वॉल्यूम सराउंडिंग अ प्लैनेट वेयर मॉलिक्यूल्स आर ग्रेविटेशनली बाउंड टू दैट बॉडी। तो यहाँ ये आखिरी सतह है, आखिरी हद है जहाँ हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गैसेस के वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद वो फिर इससे अगली स्टेज पे वो नहीं जा सकते, इसलिए भी इसका नाम जो है वो एक्सोस्फीयर रखा गया है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमोस्फीयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर। ये आखिरी हमारा स्फीयर है। इट्स लोअर बाउंड्री इज नोन एज द एक्सो बेस। ये जहाँ से शुरू होती है उसका नाम एक्सो बेस है। द एक्सोस्फीयर इज नो फर्मली डिफाइंड टॉप। इसकी कोई टॉप नहीं है, इसकी इंतहाई सतह कोई नहीं है। ये जहाँ से शुरू होती है उसका तो हमें पता है कि एक्सोस्फीयर ये एक्सो बेस से शुरू हो गई है, लेकिन इसकी इंतहाई हद कहाँ पे है इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ इल्म नहीं है। इंस्टेड इट जस्ट फेड्स फर्दर इनटू द स्पेस, और ये स्पेस तक चली जाती है। आगे आगे किसी को कुछ पता नहीं है कि इसका इख्तिताम कहाँ पे होता है, बस ये ऐसा ऐसा ग्रेजुअली फेड आउट होना शुरू होती है और पता चलता है कि आगे स्पेस शुरू हो गई। एयर मॉलिक्यूल्स in this part of atmosphere are so far apart that they rarely even collide with each other। जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत लूज होते हैं, वो टाइट पैक नहीं होते जितना हम समझते हैं कि ज़मीन के करीब होते हैं। ये आखिरी शेयर है, वहाँ बड़े आखिरी स्फीयर है, यहाँ पे बड़े लूजली पैक्ड होते हैं। अर्थ ग्रेविटी स्टिल हैज़ अ लिटिल पुल हेयर बट जस्ट इनफ टू कीप मोस्ट ऑफ द पार्स एयर मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे। यहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत कम हो जाती है, इतनी कम होती है कि ये बड़ी मुश्किल से इन एयर पार्टिकल्स को स्पेस में ड्रिफ्ट होने से रोकती है। बहुत मामूली सी ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाती है। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी की वजह से बहुत से एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें एक्सोस्फीयर से भी बाहर चले जाते हैं। द एयर इन द एक्सोस्फीयर इज़ वेरी 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 थिन। यहाँ पे वो लूज कंट्रोल में होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मेकिंग दिस लेयर इवन मोर स्पेस लाइक देन द थर्मोस्फीयर। In fact, the air in the exosphere is constantly, though very gradually, leaking out of the Earth's atmosphere into the outer space. तो यहाँ से इतने ये लूज पैक होते हैं और ग्रेविटेशनल पुल इतनी कम होती है इनके ऊपर कि बाज़ दफ़े एयर है हमारी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आउटर स्पेस के अंदर लीक भी हो जाती है। There is no clear-cut boundary where the exosphere finally fades away into the space. तो उस बाउंड्री की निशानदही नहीं हुई कि एक्सोस्फीयर कहाँ ख़त्म होता है और स्पेस कहाँ शुरू होती है। ये बस आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होती है और पता चलता है कि हम जो है वो उसमें स्पेस में चले गए। अब मैंने कहा था कि आइनोस्फीयर के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। आइनोस्फीयर इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयर। ये कोई अलहदा लेयर नहीं है जैसे कि बाकी 5 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं। ये कोई अलहदा लेयर नहीं है। इंस्टेड the ionosphere is a series of regions in parts of the mesosphere and thermosphere where high energy radiation from the sun are knocked electrons loose from their parent atoms and molecules. ये कुछ एरिया है जो मेसोस्फीयर में है और कुछ एरिया इसका थर्मोस्फीयर में है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज और हाई एनर्जी रेज जब आती हैं और अपने पेरेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को जुदा कर देती और वहाँ पे आयन बन जाते हैं, तो इसलिए इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। आइनोस्फीयर वो स्पेसिफिक एरिया है जो थर्मोस्फीयर में और मेसोस्फीयर में फॉल करता है, जहां हाई एनर्जी रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने पेरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल से अलग हो जाते हैं और अलग होकर वो आयन्स बना देते हैं, तो उस एरिया को आइनोस्फीयर कहते हैं। The electrically charged atoms and molecules that are formed in this way are called ions. तो यहाँ ions बन जाते हैं, giving the ionosphere its name and endowing this region with some special properties. और ये आयन बनने से वहाँ उस रीजन के अंदर, उस एरियाज के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। The aurora, the northern light and the southern lights occur in this part of the thermosphere and that corresponds to layer of the ionosphere. तो यहाँ पे सदर्न लाइट्स और नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो अरोरा की बन जाती हैं, तो ये इसका स्पेशल फीचर है आइनोस्फीयर का। द एब्सॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन इन द थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइनोस्फीयर विच इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस पार्टिकल्स। तो बेसिकली ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो रेडिएशन है उसकी वजह से आयन बनते हैं, और जहां जहां जिस जिस एरिया में ये आयन बने उसको आइनोस्फीयर का नाम दिया गया है। द आइनोस्फीयर इज लोकेटेड विद इन द थर्मोस्फीयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम 37 to 190 माइल्स या 60 to 300 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। और ये जो आइनोस्फीयर का एरिया है ये जमीन से 60 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर के दरमियान वाला जो एरिया है, यहाँ पे आयन बनते हैं। इस एरिया को आइनोस्फीयर का नाम दिया गया है। और ये जो एरिया है ये थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर की जो 2 लेयर्स हैं इसके दरमियान फॉल करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स और लेयर। तो जो आइनोस्फीयर है इसको हमने 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। एक है एफ लेयर, एक ई लेयर और एक डी लेयर। तो ये जो एरिया है इसको 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, एफ लेयर, ई लेयर और डी लेयर। ड्यूरिंग द डे टाइम द एफ लेयर स्प्लिट्स इनटू 2 लेयर्स देन रिकम्बाइन एट नाइट। दिन को जब सूरज अवेलेबल है, उसकी रोशनी आ रही है, तो उसमें जो एफ एरिया है, ये एफ लेयर है, ये 2 लेयर्स में स्प्लिट कर जाती है। और जब रोशनी खत्म हो जाती है, रात हो जाती है, तो फिर ये दोनों लेयर आपस में कंबाइन कर जाती है। सिंस द आइनोस्फीयर एग्जिस्ट इज ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द सन स्ट्राइकिंग द एटमोस्फीयर, ऑल 3 लेयर्स आर मोर डेंस ड्यूरिंग डे। तो चूंकि इसकी वजह ही रेडिएशन है और रेडिएशन दिन के वक्त होती है, तो दिन के वक्त ये ज्यादा डेंस होती है और रात के वक्त ये लेस डेंस होती है। एट नाइट दे डिक्रीज इन डेंसिटी
विद द डी लेयर इसेंशियली डिसअपियरिंग। तो इसमें डी लेयर जो है वो डिसअपियर हो जाती है नाइट में, और दिन में जैसे ही सूरज की रोशनी आनी शुरू करती है तो ये डी लेयर रीइमर्ज कर जाती है। इसकी अगर पिक्टोरियल डायग्राम देखनी हो तो ये हमारा नॉर्मल स्फीयर्स है। इसमें ये पहला स्ट्रेटोस्फियर है, ये इसका ई लेयर है, और ये डी लेयर है उसकी और उसके बाद ये नॉर्दर्न लाइट जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस तरह अगर इसको डायग्राम में आपने देखना है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे ये डी लेयर यहाँ से शुरू होती है, और ये एरिया है तकरीबन 60 किलोमीटर जो है वो ज़मीन से शुरू होता है। और इस तरीके से यहाँ से ये ई लेयर शुरू होती है, और ये यहाँ से ये एफ लेयर शुरू होती है, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी ये डेंसिटी जो है ये ज़्यादा होती जाएगी, ये फासला ये ज़्यादा होता जाएगा। और डी लेयर जो है इसका ये ज़मीन से फासला ये इतना है, ये तकरीबन 60 किलोमीटर है, और ये डी लेयर जो है ये दिन के टाइम पे जो है वो मौजूद होती है, रात को ये वैनिश कर जाती है। तो इस तरीके से आइनोस्फीयर को उन्होंने 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, डी लेयर, ई लेयर और ये उसकी एफ लेयर। जो लेयर्स हैं हमारी 5 लेयर्स हैं, इनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं समराइज कर देता हूं आपको। ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फिनोमिना है, यहाँ पे बादल हैं, यहाँ पे वेपर्स हैं, यहाँ पे कंडेंस है, एयर कंडेंस है। और जो स्ट्रेटोस्फियर है इसके अंदर ओजोन लेयर है, और इसमें कमर्शियल प्लेन्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और मेसोस्फियर में मेट्रोलॉजिकल कॉमेट्स हैं, और थर्मोस्फियर के अंदर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, और यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में रेडियो सिग्नल्स हैं, और एक्सोस्फियर जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये इससे में प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये इसकी यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे हम इनके लेयर्स के फंक्शन जो हमने पढ़े थे उसको मैंने ये एक स्लाइड पे सम अप किया है। और इसको अगर पिक्टोरियल इसका देखना हो तो ये आपका पहला ट्रोपोस्फियर है, जहाँ पे आपके गैसेस कमुलेट हैं ज़्यादा और कंडेंस हैं। इसके अंदर वाटर वेपर्स हैं, इसके अंदर क्लाउड्स हैं, इसके अंदर क्लाइमेट है, इसके अंदर वेदर है। और उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फियर है, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन लेयर है, और ये कमर्शियल एयरलाइनर्स जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो हैं। मेसोस्फियर के अंदर हमने पढ़ा था ये मेट्योर्स सारे जहाँ यहाँ पे हैं। और उसके बाद अगला हमने ये पढ़ा था कि जो थर्मोस्फियर है इसके अंदर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। और फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर ये अरोरास हैं। इसके बाद फिर हमने एक्सोस्फियर का पढ़ा था, और एक्सोस्फियर के अंदर ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और ये थर्मोस्फियर। और इसके अंदर अच्छा एक ये हमने करमान लाइन भी मैंने आपको पढ़ा था जो 100 किलोमीटर के ऊपर है, वो ये करमान लाइन यहाँ पे है। तो ये है उसकी चारों स्फीयर्स की इसके करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, और इनका ज़मीन से डिस्टेंस भी बताया हुआ है कितना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा। तो कल हम इंशाल्लाह हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मीन पे जो पानी है उसका स्फीयर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, ओशंस क्या हैं, ग्लेशियर्स क्या हैं, रिवर्स क्या हैं, अंडरग्राउंड वाटर क्या है। तो इसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा।